कहानी की शुरुआत में एक जंगल को दिखाया जाता है जिसमें हम एप्स के एक ग्रुप को आते हुए देख पाते हैं जो कि रोज की तरह आज भी सैर पर और खाने की खोज में निकले होते हैं। और उनमें से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब उनके साथ में क्या होने वाला है, क्योंकि तभी अचानक से ही काफी सारे लोग जो कि वहीं पर छिपे हुए थे वो उन सारे के सारे एप्स को एक तरफ खदेड़ने लगते हैं, जिससे कि कई सारे एप उनके जाल में फंस जाते हैं और उनको यहाँ से ले जाया जाता है, जिनका यूज सीरम को टेस्ट करने के लिए किया जाएगा। जिसके बाद अब हम एक फ्रैंकलिन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि साइंटिस्ट विल रोडमैन को दिखाता है चिंपैंजी नंबर 9 के रिजल्ट को, जिसका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज हो चुका था, जिसे देखकर अब विल तुरंत ही पहुंच चुका होता है स्टीवन के पास में जो कि इस कंपनी का मालिक है। विल कहता है कि मुझे उस सीरम को इंसान पर टेस्ट करने की मंजूरी चाहिए और मंजूरी बोर्ड मेंबर से देंगे जो कि पैसा लगाते हैं। तो विल अपनी एक प्रेजेंटेशन तैयार करता है और उसको बोर्ड मेंबर्स के सामने पेश करता है और उसमें वो उनको बताता है कि जब मैंने चिंपैंजी नंबर 9 को LZ112 सीरम दिया तो उसने काफी ज्यादा ट्रिकी लूकस टावर नाम के गेम को बहुत ही आसानी के साथ में सॉल्व कर दिया, क्योंकि सीरम के अंदर इतनी ज्यादा काबिलियत है कि ये अल्जाइमर जैसी बीमारी का भी इलाज कर सकता है। और दूसरी तरफ जब फ्रैंकलिन चिंपैंजी नंबर 9 को नीचे लाने के लिए तैयार कर रहा था तो अचानक से ही वो गुस्से में आ जाती है और सभी पर हमला करने लगती है। किसी को भी समझ में नहीं आता कि आज अचानक से इसका बर्ताव इतना ज्यादा कैसे बदल गया, यहाँ तक कि वो लोग जब उसको जबरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आकर पूरी कंपनी में तहलका मचा के रख देती है। और जब विल अपने सीरम की तारीफें करते जा रहा था कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है तो फिर नंबर 9 उनकी प्रेजेंटेशन को बर्बाद करते हुए वहीं पर ही पहुंच जाती है, जिससे कि गार्ड्स उसको गोली मारकर उसे जान से मार देते हैं। बोर्ड मेंबर्स को यही लगता है कि इसके ऊपर दवाई का बुरा असर हुआ, जिससे कि इंसानी परीक्षण तो छोड़ो चिंपैंजीज के ऊपर जो खोज चल रही थी उसे भी बंद करने का ऑर्डर दिया जाता है और जितने भी जानवरों को LZ112 दी गई थी उनको मारने का ऑर्डर दिया गया था। स्टीवन विल से कहता है कि अपनी खोज को दोबारा से शुरू करो और ये पता लगाओ कि आखिर गलती कहाँ पर हुई। लेकिन जब विल फ्रैंकलिन के पास में पहुंचता है तो उसको पता लगता है कि एक्चुअल में तो नंबर 9 ने अपने बच्चे को जन्म दिया था और यही रीजन है जिसकी वजह से उसने अचानक से इंसानों पर हमला किया था। लेकिन सच्चाई साबित करने का अब समय निकल चुका था, इसीलिए अब या तो विल को उस बच्चे को अपने साथ में ले जाना होगा या फिर बाकी की चिंपैंजीज के जैसे मारना होगा। तो विल उसको अपने साथ में ले जाता है और हमें ये पता लगता है कि उसके पिता का नाम है चार्ल्स रोडमैन और वो भी अल्जाइमर बीमारी से ग्रसित है जिनका हर रोज ही इलाज किया जाता है। और विल जब उस बच्चे को अपने डैड को दिखाता है तो उसकी चेस्ट पर एक निशान बना हुआ था, जिसके बाद विल उस बच्चे को अपने खुद के बच्चे के जैसे पालना शुरू कर देता है। उसका दिमाग इतना ज्यादा तेज होता है कि वो केवल एक दिन के ही अंदर बोतल से दूध पीना सीख चुका था और चार्ल्स उसका नाम रख देते हैं सीजर। और केवल 1 साल की उम्र में उसका दिमाग इतना ज्यादा विकसित हो चुका था जितना कि 4 साल के बच्चे का भी नहीं होता। विल इस बात को जानता है कि सीजर की बॉडी में वही सेम सीरम है जो कि उसकी माँ को दिया गया था, जिससे कि न सिर्फ उसका दिमाग तेज है बल्कि वो चीजों को और भी बेहतर तरीके से सीखना जानता है। लेकिन बढ़ते समय के साथ में चार्ल्स की हालत अल्जाइमर बीमारी की वजह से और भी ज्यादा खराब होने लगती है, जिससे कि विल जेंसिस कंपनी से LZ112 दवाई चुरा कर ले आता है जिसे वो अपने पिता को देता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास में और कोई रास्ता ही नहीं था, जिसे ऐसा करते हुए सीजर ने भी देख लिया था। लेकिन जब अगले दिन विल जागता है तो चार्ल्स तो पियानो बजा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी याददाश्त ठीक हो चुकी हो। दूसरी तरफ सीजर जब बच्चों को खेलते हुए देखता है तो उसके भी मन में उनके साथ में खेलने का ख्याल आता है। चार्ल्स तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनको अपना दिमाग अब एकदम ही ठीक लगने लगता है। लेकिन जब सीजर पड़ोसी के घर में पहुंच जाता है तो वो तो उसको मारने की कोशिश कर रहा था, जिसे समय रहते विल ने बचा तो लिया था लेकिन सीजर को एक छोटी सी चोट आ गई थी। तो विल सीजर को छुपा के डॉक्टर के पास में ले जाता है, उसका इलाज कराता है। लेकिन सीजर इतना ज्यादा होशियार होता है कि वो डॉक्टर कैरल को विल के साथ में डिनर करने के लिए भी इनवाइट कर लेता है। डॉक्टर कैरल विल से कहती है कि अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये सीजर बड़ा हो जाएगा तब तुम क्या करोगे। लेकिन आज के लिए ये लोग सीजर को यहाँ से घुमाने के लिए भी ले जाते हैं, जो जगह बेहद खूबसूरत होती है। तो विल सोचता है कि क्यों ना यहाँ पर सीजर को छोड़ा जाए और वो जाने से पहले विल की इजाजत मांगता है क्योंकि विल उसका मास्टर है। और इजाजत मिलते ही सीजर तो
बहुत ही ज्यादा खुश होकर जंगल में घूमने लगता है, पेड़ों के ऊपर भी चढ़ता है और यही सब कुछ करते हुए अब उसकी जिंदगी भी आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि अब सीजर हो चुका था पूरे 8 साल का और नीचे विल और कैरल दोनों की ही रिलेशनशिप भी काफी अच्छी हो गई थी। लेकिन जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे तो एक डॉग सीजर के ऊपर भौंक रहा था, जिसे सीजर डरा तो देता है लेकिन विल उससे अपने पट्टे से खींचता है, जो बात सीजर को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसे लगता है कि विल उसे एक पालतू के जैसे मानता है। लेकिन विल कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम तो मेरे एक बच्चे हो। और आज विल उसको पूरी कहानी बताता है कि तुम्हारा जन्म जेंसिस कंपनी में हुआ था, तुम्हारी माँ की मौत हो गई थी जिससे कि फिर बचपन से मैंने ही तुम्हें पाला था। लेकिन सच्चाई जानने के साथ साथ सीजर के अंदर अब कुछ बदलाव भी आ चुके थे। विल घर पहुंचने के बाद कैरल को बताता है कि सीजर का IQ हर साल दुगना हो रहा है। विल को लगता है कि एल्ज 112 बहुत ही अच्छी दवा है क्योंकि सीजर का दिमाग तेज है और चार्ल्स एकदम ही ठीक है। लेकिन चार्ल्स दोबारा से बीमार होने लगते हैं क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन गई थी, जो कि एल्ज 112 को एक वायरस मानते हैं और उसको बॉडी में असर नहीं करने देते। और उसी बीमारी के चलते चार्ल्स एक दिन किसी और की गाड़ी में बैठकर गलती से अपने पड़ोसी की ही गाड़ी को ठोक देते हैं, जिससे कि वो गुस्से के साथ में आता है और चार्ल्स को धमकाने लगता है, उनको धक्का देने लगता है। लेकिन ये चीज सीजर ने देख ली थी और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। सीजर गुस्से में उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, यहाँ तक कि उसकी एक उंगली को भी अपने दांतों से काट लेता है। लेकिन सीजर को रियलाइज होता है कि उसके आसपास के सभी लोग उससे डरने लगे हैं और एनिमल कंट्रोल सीजर को पकड़ के ले जाते हैं, उसे एक पागल जानवर समझकर, जहाँ पर विल भी पहुंच जाता है। लेकिन उसकी मजबूरी होती है सीजर को अंदर ले जाना। लेकिन सीजर को बहुत ही जल्द रियलाइज हो चुका था कि ये जगह उसके लिए कोई नया घर नहीं बल्कि एक ही तहखाना है और विल उसकी आंखों के ही सामने से यहाँ से चला जाता है। सीजर को गुस्सा आ रहा था, उसे बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन तभी सीजर को किसी की आवाज आती है जो कि उससे ये कहता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मेरे पास में आ जाओ। लेकिन वो बंदा तो उसको एक पिंजरे के अंदर कैद कर देता है और सीजर के ही जैसे यहाँ पर न जाने कितने ही बंदर बंद पड़े थे। मतलब साफ था कि वो किसी जन्नत में नहीं बल्कि एक जहन्नुम में आ चुका है। विल कोशिश कर रहा है कि वो सीजर को लीगली छुड़ा सके, लेकिन ये चीज इतनी भी आसान नहीं है। साथ ही उसके डैड की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसके बाद अब विल पहुंच जाता है स्टीवन के पास में और उसे बता देता है कि मैं कई सालों से एल्ज 112 को अपने पिता पर यूज कर रहा था, लेकिन अब उनका शरीर उस दवा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये बात भी सच है कि उस दवा ने काम किया था। जो बात सुनकर स्टीवन काफी खुश हो जाता है और ये कहता है कि अब तुम एक नए वायरस को बनाओ जिसे चिंपैंजीज के ऊपर ट्राई करना शुरू कर दो, ताकि हम एक प्रॉपर सीरम को बना सके जो कि सच में बीमारी का इलाज करता हो। और जिस जगह पे सीजर होता है उनको बहुत ही गंदा खाना दिया जा रहा था, लेकिन जब सीजर उसको खाने से मना करता है तो एक डॉज नाम का बंदा सीजर को टॉर्चर करता है ताकि वो यहाँ के रहन सहन में खुद को ढाल सके। उसे भले ही तड़पना पड़ रहा था, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद होती है कि विल उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। जिसके बाद अब हम लोग जेंसिस कंपनी को देखते हैं, जहाँ पर कुछ नए एप्स को लाया गया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उनमें एक एप होता है जिसका नाम होता है कोबा, जो कि पता नहीं क्यों लेकिन नया एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए तैयार होता है। सभी लोग अपने मास्क लगा के तैयार हो जाते हैं और अब कोबा को दी जाने लगती है एल्ज 113, लेकिन चंद सेकंड के लिए गलती से फ्रैंकलिन का मास्क निकल जाता है। अगले सीन के अंदर अब हम सीजर को देखते हैं, जिसको बाकी के चिंपैंजीज के साथ में रिलीज कर दिया गया था, जो कि होते तो अभी भी कैद में ही है। लेकिन इन चिंपैंजीज में जिसका राज चलता है वो सीजर को बुली करने लगता है क्योंकि वो उनके जैसा नहीं है। यहाँ तक कि वो सभी मिलकर सीजर को मारने की कोशिश भी करने लगते हैं, लेकिन डॉज उन दोनों को ही बेहोश कर देता है ताकि यहाँ पर कोई भी गड़बड़ ना हो। इसके अगले ही सीन के अंदर हम लोग कोबा को देखते हैं, जिसके ऊपर एल्ज 113 दवा का यूज किया गया था, जिसका दिमाग इतना ज्यादा विकसित हो चुका था कि वो तो जेकब्स का नाम भी लिखने लगा था। इसीलिए विल कहता है कि हमें कोबा के कई सारे टेस्ट करने होंगे, लेकिन फ्रैंकलिन को एक खून से भरी छींक आई थी क्योंकि उसके ऊपर भी दवा का असर हुआ था। पिंजरों के अंदर अब सीजर दूसरे बंदरों से इशारों में बात करने लगता है और वो ये देखता है कि चिंपैंजीज को बेहोश करके जेंसिस कंपनी में ले जाया जा रहा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अगले दिन अब विल और कैरल दोनों ही मिलने के लिए आते हैं सीजर से और सीजर उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे यहाँ से ले चलो, लेकिन विल भी क्या करे, वो भी मजबूर है, वो उसको इतनी आसानी के साथ में यहाँ से नहीं ले जा सकता। और केवल इतनी सी बात जानकर अब जो सीजर का थोड़ा सा भी भरोसा बचा
बचा हुआ था वो भी टूट चुका था। वो समझ जाता है कि उसे अपनी किस्मत अब खुद से ही लिखनी पड़ेगी। सीजर सबसे पहले निकलने की प्लानिंग बनाता है और ये सोचता है कि उसका तरीका क्या होगा। रात के समय में डॉज अपने कुछ दोस्तों को यहाँ पर एंजॉय करने के लिए लाया हुआ था और वो केवल फन के लिए सभी चिंपैंजीज को एक बहुत ही खतरनाक सा झटका भी देता है। और उनमें से एक बंदा जब सीजर के करीब जाने की कोशिश करता है तो वो उसके पास से नाइफ को निकाल लेता है, जिसे वो चाबी में बदलकर अपने पिंजरे से निकलकर पहुंच जाता है गोरिल्ला वाले पिंजरे के पास में। यहाँ तक कि उसने तो गोरिल्ला के भी पिंजरे को खोल दिया था, जो कि देखने में ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। लेकिन वो भी बाहर निकलने से डरता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा तड़पाया गया है। लेकिन जैसे ही वो निकलता है सबसे पहले वो खेल कूद कर एंजॉय करता है और अब उसकी दोस्ती हो चुकी थी सीजर के साथ में। इसीलिए सीजर अब उस चिंपैंजी को बुलाता है जिसने सीजर को पहले बुली किया था, लेकिन वो भी उसकी समझदारी के सामने झुक गया था। विल जब अपने पिता को एल्स 113 देने वाला था तो वो खुद ही मना कर देते हैं कि अब रहने दो, क्योंकि बीमारी का इलाज करना मुश्किल है और उनको बचाना भी। अगले दिन अब विल जेंसिस में पहुंच जाता है जहां पर कोबा को एक और नया डोज दिया जा रहा था। तो विल उनको रोकता है कि ऐसा मत करो क्योंकि अभी हमें उसके टेस्ट करने बाकी है कि वायरस हवा से फैलता है, इसीलिए उनको सावधान रहना चाहिए। लेकिन स्टीवन किसी के मानने को तैयार नहीं था। वो तो टेस्ट करने का अप्रूवल भी दे चुका था, जिससे कि विल नौकरी छोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है। जिसके अगले ही सीन में हम फ्रैंकलिन को देखते हैं जो कि विल के घर पे जाता है, लेकिन वहाँ पर उसको सुनने वाला कोई भी नहीं था। और जब विल का पड़ोसी उसके पास में पहुँचता है तो फ्रैंकलिन गलती से उसी के ऊपर ही छींक देता है, जिससे कि वो वायरस इस बंदे तक भी आ चुका था। जिसके बाद अब हम विल को देखते हैं जो कि एक ही मोटी रकम लेकर पहुंच चुका होता है सीजर को छुड़ाने के लिए। लेकिन जब सीजर विल को देखता है और उसके हाथ में एक पट्टे को देखता है तो उसने विल के साथ में जाने के बजाय दरवाजे को ही बंद कर लिया था, जैसे कि वो यहाँ से जाना ही ना चाहता हो। और ये डिसीजन सीजर के लिए भी बिल्कुल भी आसान नहीं था। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सीजर दरवाजे को खोलकर अपने नौकर को पकड़ता है और सभी बंदरों को बिस्किट खिलाता है ताकि वो हमेशा उसकी बात माने। अगले दिन जब सभी बंदर एक दूसरे के साथ में बैठे हुए थे तो सीजर एक को समझाता है कि हम अगर अकेले रहेंगे तो हमें कोई भी हरा देगा, लेकिन साथ में रहने से कोई भी नहीं हरा पाएगा। यहाँ तक कि सीजर ने तो उस पिन कोड को भी देख लिया था जो कि यहाँ के दरवाजे को खोलने में काम में आता है। जिससे कि रात होते ही अब वो सबसे पहले दरवाजे को खोलता है और ऊपर की तरफ चला जाता है, जिससे कि आखिरकार वो ऊपर के रास्ते से आजाद हो चुका था। और बिना किसी को पता चले सीजर पहुंच चुका होता है अपने घर पर, यानी कि विल के घर पर। लेकिन वो यहाँ पर घर वापसी के लिए नहीं बल्कि वायरस को उठाने के लिए आया है। सीजर इतना तो जानता है कि ये एक नया वायरस है और नए तरीके से काम करेगा, जिसे ले जाकर उसने अपने सभी बंदर दोस्तों के बीच में खोल दिया था। अगले दिन जब डॉज सभी बंदरों को उठाता है तो हर एक बंदर कुछ नया फील कर रहा था, जो कि एक्चुअली में हो भी गया था क्योंकि सीजर के उनको दवा देने की वजह से उन सभी का भी दिमाग अब सीजर के जैसे काम करेगा। डॉज के डैड जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो वो एक काफी अजीब सी चीज को देखते हैं, क्योंकि सीजर एक लीडर के जैसे खड़ा हुआ था और वो बाकियों को कुछ समझा रहा था। जेंसिस कंपनी के अंदर अब एल्स 113 का हाई प्रोडक्शन किया जा रहा था। साथ ही जब हमें फ्रैंकलिन की खबर लगती है तो वो तो ऑलरेडी मर चुका था, जिसकी मौत उसी एल्स 113 वायरस की वजह से हुई थी। रात के समय में डॉज देखता है कि सीजर अपने पिंजरे में नहीं आया है, इसीलिए वो रॉडनी को तैयार करके अब सीजर को सबक सिखाने के लिए उसके सामने पहुंच जाता है। लेकिन इस बार सीजर उससे डरता नहीं है बल्कि उसके सामने खड़ा रहता है। डॉज उसको इलेक्ट्रिक शॉक देता है, लेकिन सीजर उसका हाथ पकड़ते हुए अपना पहला शब्द बोलता है कि नहीं, अब तुम मुझ पर अपना हाथ नहीं आजमा पाओगे। जहाँ से अब सीजर तुरंत ही सभी के सभी चिंपैंजीज के पिंजरों को भी खोल देता है। और जब रॉडनी वहाँ पर पहुँचता है तो वो उसको एक ही पिंजरे में बंद कर देते हैं। साथ ही साथ एक इलेक्ट्रिक शॉक डॉज को लगने की वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। लेकिन अब सीजर का अगला मिशन होता है जेंसिस, क्योंकि वहाँ पर चिंपैंजीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं, इसीलिए ये सारे के सारे बंदर यहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह के साथ में ये फौज काफी तेजी से आगे बढ़ते ही चली जा रही थी। साथ ही साथ जब विल सीजर को देखने के लिए एनिमल कंट्रोल में पहुँचता है तो वहाँ पर तो सब कुछ तबाह हो चुका था। उसे वहाँ पर डॉज की लाश पड़ी हुई मिलती है और एल्स 113 के 3 कैप्सूल। रॉडनी अभी भी जिंदा होता है, जिससे कि वो विल को सारी सच्चाई बता देता है कि यहाँ पर क्या हुआ। सारे के सारे बंदर अब शहर में एकदम तूफान की तरह आगे बढ़ते चले जा रहे थे। एनिमल कंट्रोल पर पुलिस आ चुकी थी, जहाँ
से अब विल कैरल को लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ सीजर अब जेनेसिस कंपनी में पहुंच चुका था, जो सारे के सारे मिलकर अब सब कुछ बर्बाद करने लगते हैं और जानवरों को आजाद करने लगते हैं। साथ ही साथ स्टीवन को फ्रैंकलिन की मौत की खबर मिल चुकी थी कि उसकी मौत LG-113 की वजह से हुई है। और जब वो कंपनी में पहुंचता है तो वहां पर तो सैकड़ों की संख्या में चिंपैंजीज मौजूद होते हैं, जिससे कि वह भागकर एक चॉपर में बैठकर अपनी जान बचा लेता है। लेकिन चिंपैंजीज की फौज यहाँ से अब तेजी के साथ में आगे बढ़ते जा रही थी। स्टीवन ने पुलिस को बता दिया था कि हमें सबसे पहले उनके लीडर को पकड़ना होगा, क्योंकि वही ये सब कुछ करवा रहा है। लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ये फौज बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी है, जो कि अपने सामने आने वाली हर एक चीज को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक और चीज होती है कि उनमें से अभी तक किसी ने भी एक भी इंसान की जान नहीं ली थी, क्योंकि उन सब का लीडर है सीजर। और अब बढ़ रहा होता है रेड ब्रिज की तरफ, जिसके ऊपर काफी अच्छा खासा ट्रैफिक लगा हुआ था। साथ ही साथ चारों तरफ ही काफी सारा फॉग भी फैला हुआ था, इसीलिए पुलिस ने ब्रिज के दोनों ही तरफ नाकाबंदी कर दी होती है। नॉर्थ साइड में सारी पुलिस तैयार हो जाती है गोलियां बरसाने के लिए। वो जैसे ही सामने आएंगे, विल भी वहां पर पहुंचने वाला था, लेकिन पुलिस ने उसको रोक लिया था। और साथ ही साथ सीजर भी समझ चुका था कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ तो है। वो देखता है कि पुलिस दोनों तरफ है, इसीलिए वो अपनी फौज से कहता है कि कुछ को ऊपर जाना होगा और कुछ को नीचे जाना होगा, जिससे कि आधे बंदर ऊपर जाने लगते हैं और आधे नीचे जाने लगते हैं। विल भी मौका पाते ही पुलिस के बीच में से सीजर को बचाने के लिए जा रहा था। घुड़सवार पुलिस सब आगे बढ़कर एक एक अटैक के साथ में चिंपैंजीज को नॉकआउट करते जाते हैं। और रोप्स के ऊपर जो बंदर चढ़कर आगे बढ़ रहे थे, उनमें से कुछ को गोलियां मार के नीचे गिरा दिया जाता है, जिससे कि हर एक बंदर अपनी रफ्तार को बढ़ा देते हैं। और नॉर्थ साइड में जाने के लिए सीजर अपनी एक प्लानिंग को बनाता है। गोरिल्लाज अपनी ताकत से एक बस को खिसकाते हुए आगे बढ़ाते हैं। साथ ही साथ तभी घोड़े के ऊपर बैठा हुआ सीजर तेजी के साथ में आगे बढ़ता है, जहां पर एक साथ ही सारे के सारे बंदरों ने मिलकर अब पुलिस के ऊपर हमला करना शुरू भी कर दिया था। और उनको चंद सेकंड भी नहीं लगते पुलिस को यहाँ से मार भगाने में। और विल जैसे ही वहाँ पर पहुंचा होता है तो फिर तभी वो चॉपर पहुंच जाता है गोलियां चलाते हुए, जो कि सीजर को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि वही उनका लीडर है। जिससे कि सीजर का गोरिल्ला दोस्त सामने आ जाता है उसको बचाने के लिए, और वो चॉपर के ऊपर जंप मारकर पूरे चॉपर को ही क्रैश करवा देता है। और जब सीजर उसे बचाने के लिए बाहर निकालता है, तब तक गोरिल्ला की मौत हो चुकी थी, जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। लेकिन तभी सीजर देखता है कि स्टीवन जिंदा है और वो बंदरों से मदद मांग रहा है, जिससे कि स्टीवन के सामने कोबा पहुंच जाता है और वो चॉपर को ही धकेल के नदी में फेंक देता है। और आखिरकार सभी के सभी बंदर अब यहाँ से निकल जाते हैं अपनी आगे की मंजिल की तरफ, जिनका पीछा करने के लिए विल पुलिस की गाड़ी को उठाता है और तेजी के साथ में अब जंगल की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि उसको सीजर कहाँ पर मिलेगा। लेकिन विल के वहाँ पर पहुँचते ही कोबा जैसे इस पर हमला करता है तो वहाँ पर आ जाता है सीजर। विल सीजर से कहता है कि तुम्हें यह तबाही बंद करनी होगी, वरना इंसान तुम्हें खत्म कर देंगे, इसीलिए तुम मेरे साथ में चलो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन सीजर कहता है कि यही मेरा घर है और ये सभी मेरे परिवार है, जिससे कि विल कहता है कि ठीक है, तुम अपने परिवार के पास में जा सकते हो। सभी बंदर अब अपने इस नए घर में एकदम चैन से जिएंगे। लेकिन जो वायरस फ्रैंकलिन की छींक से विल के पड़ोसी तक पहुंच चुका था, वो एक पायलट होता है और अपने फ्लाइट को लेकर उड़ जाता है दुनिया के कई देशों में। इसका मतलब साफ था कि अब ये वायरस एक जगह पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलेगा। इसके आगे की कहानी को देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर से लिखना। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।